देखिए ये हमारा हो रहा है लघु शोध, लघु शोध पे काम चल रहा है। और जब हम लघु शोध बना रहे हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, कुछ विषय वस्तु सामने रखनी पड़ेगी और उनके आधार पर हम काम करेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। तो किसी भी शोध को लिखने के लिए कुछ बातें आवश्यक होती हैं। जैसे सबसे पहले उसकी प्रस्तावना की वो है क्या, उसका मतलब क्या हम लिखना चाह रहे हैं, उसके अंदर क्या देंगे प्रस्तावना या सारांश के रूप में। तो सभी लोग सबसे पहले लिखें प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद हमारा दूसरा पॉइंट होगा उसमें कि उसके उसके उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से वो हमने बनाया है, उसका कारण क्या है। तो उसमें उद्देश्य को भी चिन्हित किया जाए प्रस्तावना के बाद। तीसरे नंबर पर उन उद्देश्यों को लेकर के हम उसमें वर्गीकरण करें कि जैसे हमारा एक वर्गीकरण ये है कि दाम्पत्य जीवन में अर्ली मैरिज या डिले मैरिज, जो भी हमने अभी 20 वर्गीकरण दिए हैं उनमें से कितने वर्गीकरण को हम ले रहे हैं। तो उद्देश्य, प्रस्तावना, उद्देश्य और वर्गीकरण करते हुए उनका सामान्य परिचय भी देना। दाम्पत्य जीवन का मतलब सनातन पद्धति में विवाह का सामान्य परिचय, क्योंकि जो विवाह परंपरा है वो केवल हमारे सनातन में विशेष है। तो उसमें हमारे वो आ जाएगा कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उनमें से कौन से अच्छे माने गए, कौन से अच्छे नहीं माने गए, पूर्व काल में विवाह करने की प्रथा क्या थी, बीच मध्यकाल में क्या आई, वर्तमान में क्या चल रही है, भविष्य में क्या होने वाली है, उनके कारणों से उनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। तो परिभाषित करते हुए उसे लिखना है। और दाम्पत्य जीवन का ऋग्वेद काल से लेके आज तक का संक्षिप्त इतिहास अगर लिखा जाए, एक तो उसका विवाह का परिचय, दूसरा दाम्पत्य जीवन का संक्षिप्त इतिहास, ऋग्वेद काल में विवाह परंपरा कैसी रही होगी, उसके बाद बीच बीच में जब हमारे पास मुगल काल आया या अन्य काल आए तो विवाहिक स्थितियां क्या वो कुंडली मिलाकर के सारियां हुई होंगी, नहीं हुई होंगी, उसमें ज्योतिष का क्या योगदान रहा होगा। तो ज्योतिष शास्त्र का दाम्पत्य जीवन मतलब वैवाहिक पक्ष के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए इतिहास क्या रहा होगा या क्या देखने को मिलता है, ये हमें संक्षिप्त में ढूंढना चाहिए और उसे लिखना चाहिए। फिर विवाह के वर्गीकरण करते हुए कि जो मैंने अभी बताया कि शीघ्र विवाह, विलंब विवाह, सुखी जीवन, दुखी जीवन, ये सारी चीजें। और ज्योतिष के अनुसार दाम्पत्य जीवन में ज्योतिष की क्या उपयोगिता है, ये दाम्पत्य जीवन में ज्योतिष की क्या उपयोगिता है। हमने इतना सब उद्देश्य लिखने के बाद आज की डेट में क्या उपयोगिता है, क्यों लिख रहे हैं, क्यों इसको देख रहे हैं ज्योतिष को। तो वर्तमान काल में उपयोगिता ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो आज का जो काल है वो समस्या ये आ गई है कि आज के काल में लोग समृद्ध हो गए हैं, सुखी हो गए हैं, और सब लोग अपने अपने तरीके से सोचने लगे हैं। जब अपने अपने तरीके से सोचने लगते हैं, अपने अपने तरीके से विचार करने लगते हैं, तो फिर एक नई बात प्रकट हो जाती है कि जो आधुनिक काल के हिसाब से, कि आधुनिक काल में हिंदू विवाह में जो परंपरागत स्वरूप है उसमें परिवर्तन सामाजिक विधानों के अंतर्गत बहुत ज्यादा हो गया है। हिंदू समाज में जो है विवाह को हमारे यहाँ क्या माना गया था, एक धार्मिक संस्कार माना गया था और माना भी जाता है आज भी, लेकिन अब बहुत अंतर आ गया है।
और धार्मिक संस्कार का मतलब जिसमें ऐसा कहा गया कि ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। वर्तमान में क्या हो गया है, आज के कानून ने इसको एक कानूनी जामा पहना दिया है, और उस कानूनी जामे के कारण विवाह विच्छेद की अनुमति संबंधी, पुनर्विवाह संबंधी अनेक अनेक अनुमतियां हिंदू विवाह के अंतर्गत जो आई है, विशेष करके विवाह विच्छेद की स्थिति, तो इस संस्कार स्वरूप से आज के जीवन में झटका लगा है। क्योंकि पहले भले ही विच्छेद होता था, लेकिन तलाक नाम की चीज नहीं थी। पति पत्नी में नहीं पड़ती थी तो वो दूर रहते थे या नहीं मिलते थे, या मतलब, लेकिन फिर भी बहुत परिवार में ही रहती थी। उनके बीच ऐसा कोई बाहर दिखावा नहीं होता था कि इन लोगों के बीच तलाक हो गया। लेकिन वर्तमान में कानून के कारण यहाँ पर एक हमारे जो वर्तमान वैवाहिक जो पद्धति है उसमें विवाह विच्छेद की जो एक विषय आ गया है, और उसके कारण विवाह विच्छेद भी हो जाता है। तो समाज में, अच्छा, जिसका विवाह विच्छेद हो जाता है उसको कैसे देखा जाता है, तो विशेष करके स्त्री को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। हालांकि पुरुष के लिए भी बात उतनी आती, लेकिन पुरुष को तो शुरू से ही इतना विवाद नहीं आया, क्योंकि पुरुष मर गया तो स्त्री को, जब राजा राम मोहन राय से पहले सती की प्रथा में थे कि भाई इनको सती कर दो, और उस यहाँ तक कि उसके ऊपर एक पिक्चर भी बन गई, आपने वो देखी होगी, राज कपूर की पिक्चर थी वो प्रेम रोग, वो भी इसी बात को लेके बनी थी। और बाद में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इस प्रकार की विपत्ति पैदा हो जाती है। तो इस कारण लोगों ने उसको अच्छी दृष्टि नहीं समझी। लेकिन वर्तमान युग में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रचार प्रसार से नारी की जागरूकता ने इस समय की मांग को उचित ठहराया। क्योंकि पहले जो स्त्री थी वो कर्म प्रधान नहीं थी, उसको केवल अपने घर परिवार संभालने की बात होती थी। लेकिन अब वो पढ़ी लिखी है, अब वो समर्थ है, और इसीलिए आसानी से विवाह विच्छेद के लिए वो भी, जब वो पीड़ित होती है तो वो भी कहती है कि भाई, हालांकि इसमें ग्रहों का हस्तक्षेप है, लेकिन यहाँ अगर हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं कि वर्तमान काल में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में विवाह का ज्योतिष संबंध क्यों ढूंढ रहे हैं, तो हम एक तरफ तो ग्रहों की बात करेंगे, लेकिन संगे सामाजिक दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज आज हो रही है वो इतने सालों से पहले क्यों नहीं हुई। इसका मतलब देश काल पात्र का कोई ना कोई रोल है, उस देश काल पात्र को यहाँ लगाना है, तो अपनी प्रस्तावना में, अपने विषय वस्तु में इसको रखना पड़ेगा। कहते हैं अगर हम विवाह विच्छेद को लेकर के यहाँ पर एक प्रस्तावना लिखें कि विवाह विच्छेद जो हो रहा है, तो हम प्रस्तावना लिख सकते हैं कि पहले विवाह एक सामाजिक बंधन था, और विवाह प्रथा ही समाज के द्वारा समाज और व्यक्ति के हित में बनाई गई थी। माता पिता द्वारा जो तय कर दिया जाता था वो सर्वसम्मति से मान्य हो जाता था। माता पिता ने कर दिया, दादा ने कर दिया, घर के लोग ने कर दिया, और आज भी लोग कुल, जाति, गोत्र, जन्म कुंडली आदि देखकर विवाह करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसमें न केवल दो ऐसे व्यक्ति जो अपरिचित हैं, दो परिवार एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ते और एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं, तब कहीं जाकर के अगर वो समबुद्धि हो जाते हैं, समबुद्धि कहा गया है, समधि, एक शब्द आता है समधि, समधन समधि, धी माने होती बुद्धि, तो सम माने बराबर। तो दो बराबर बुद्धि के लोग जब आपस में मिल जाते हैं उसको कहते हैं समधि। यानी दोनों की बुद्धि, विचार, रहन सहन, खान पान, सोच
सब एक सी है, खुशहाल समृद्ध परिवार होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक की धी, एक की बुद्धि गड़बड़ होती है, और वो दहेज आदि की कोई बात ऐसी रख देता है जो उसके विवाह के दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई समस्या बन जाती है, जिसके कारण कई बार हमने ऐसा बीच में, अब आज की डेट अच्छा जिस काल भी एक निकल गई है लगभग, क्योंकि जो दहेज वाला काल था वो काल 80% निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी 20-25% बचा है। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, वो यही बात कहते हैं कि वो एक छोटे बच्चे की शादी हुई थी और उन्होंने वो एक फलानी महंगी से महंगी गाड़ी का नाम बताएंगे, ये गाड़ी दी थी और ये इतने रुपए नगद दिए थे। अब आप देख लीजिए, उससे नीचे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का भाव बदल गया होगा, कुछ हो गया होगा, लेकिन आज भी कई जगहों पर चल रहा है, मैं देखता हूँ। लेकिन फिर भी 75% लोग आज की डेट में दहेज के खिलाफ आ चुके हैं, मतलब दहेज की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं एक अच्छी विवाह हो जाए, और जो पहले दहेज में पैसा देना लेना होता था, उसकी बजाय एक इवेंट में खर्चा जरूर आज की डेट में कई जगहों पर अच्छा होने लगा है। एक एक विवाह का इवेंट 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50 लाख, यहाँ तक कि 1-1 करोड़ का होता है। मैं कई शादियों में जाता हूँ तो वहाँ 1-2 करोड़ रुपया तो शादी के इवेंट के कार्यक्रम में खर्च हो जाता है। क्या दिया क्या लिया इस बारे में तो कोई बात नहीं है। वो अब चूंकि वो वाली बात है कि जब 1-2 करोड़ की आदमी शादी करता है तो वहाँ देना लेना भी अच्छा ही होता होगा, लेकिन दोनों के बीच में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती कि दहेज वाली कोई बात है, मतलब वहाँ दोनों के सम्मान की बात। तो चलिए, दहेज आज की डेट में हालांकि, लेकिन दहेज भी इसके अंदर एक बाधा बीच में आया था, और आज भी कुछ परसेंट है। दूसरा है तय किए हुए विवाह में प्रेम विवाह। पहले जो विवाह होता था उसमें एक लड़की की या लड़के की उम्र जो होती थी, द्वादशम शतम परे कन्या षोडशम शतम परे वर, 12 वर्ष की कन्या हो, 16 वर्ष का लड़का हो, और शादी कर दी जाए। 12 से 16 तक हो गई, 18 हो गई लड़की, लड़का 22-24 का हो गया। उस बीच में ज्यादातर बच्चे बहुत से बहुत 8वीं 10वीं 12वीं 12th कॉलेज तक ही पहुंचते थे, आपस में एक दूसरे से मिलान जुलान नहीं होता था। तो बहुत कम चांस होते थे कि लड़के लड़की का कहीं आपसी प्रेम हो गया। तो वो विवाह पद्धति हमारी मिलान कुंडली वगैरह सब कुछ ज्योतिष हमारा वहां पर सटीक बैठता था और आगे बढ़ जाते थे। आज ये एक समस्या फिर आ गई है कि बच्चे ने माता पिता को नहीं बताया, और माता पिता कह रहे हैं बेटा ये बेटी देख लो, या बेटी से कह रहे हैं ये लड़का देख लो, और सब कुछ चल रहा है, बोल नहीं रहे दोनों बच्चे माता पिता से कि हमारे को कुछ और पसंद है। विवाह हो गया, मतलब विवाह की बात आखिरी तक हो गई, और विवाह से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इस प्रकार की स्थिति होती है कि लड़की या लड़का संबंध तोड़ देता है। ऐसी कुंडलियां वर्तमान में पिछले 2 साल में 20 से ज्यादा आई हैं। एक तो लड़के ने खुद बताया मुझे कि हम लड़का लड़की दोनों मिल रहे थे, तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम अपने घर वालों से कह देना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई तो मुझे पसंद हो, मैं क्यों मना करूं। बोले नहीं नहीं, तुम कह देना मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं, अगर तुमने पसंद कर लिया तो शादी के बाद तुम बहुत पछताओ। तो उसने कहा तुम कारण तो बताओ। बोले मैं किसी और के साथ विवाह करना चाहती हूँ, मेरा किसी और के साथ फ्रेंडशिप है, लेकिन ये बात किसी को बताना भी नहीं कि मैंने तुमसे ऐसा कहा है, इसलिए तुम कह देना मुझे लड़की पसंद है। अब सोचो, वो लड़की जाने कितने लड़कों से ऐसा कह चुकी होगी, उसके माता पिता बार बार कहीं ना कहीं देखने जाते थे, और इस प्रकार की स्थिति बनती थी। उस दिन ये स्थिति बनी। एक वो लोग, उन्होंने कहा कि बच्चे ने से पूछा माता पिता ने, भाई क्या हुआ बेटा। बोले घर चल के बता दूंगा। उनके घर वालों ने कहा घर चल के बता। फिर घर वालों ने पूछा बेटा क्या करना है, क्या जवाब देना है उनको। उनका फोन आया, तो उसने कहा कि भाई उनको बोल दो कि हमें नहीं करना। मैं उसे जानता था, मैंने कहा भाई क्या समस्या क्या थी।
तब उस जातक ने मुझसे ये बात कही कि भाई साहब उससे उस लड़की ने ऐसे ऐसे कहा है और ये भी कह दिया है कि घर वालों से मत कहना, अगर मैं कह दूंगा तो और समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये कह दिया। तो मैंने कहा इससे तो लड़की की हिम्मत और बढ़ रही है और लड़के वालों का भी खर्चा हो रहा है, लड़की वालों का भी खर्चा हो रहा है, फालतू में व्यर्थ परेशान हो रहे हैं, ज्योतिष को दोष दिया जा रहा है। तो आज के डेट में समय में लड़के लड़की इस स्तर पर पहुंच गए हैं, एक साथ पढ़ना उठना बैठना खाना पीना हॉस्टल जिंदगी जो हो रही है उसके कारण प्रेम विवाह अधिक होने के कारण, और बीच का जो प्रचलन आया था और आया हुआ है उसमें बच्चे माता पिता से ये नहीं कहते हैं कि हमें कहीं और करना है। 50% बच्चे 60% बच्चे नहीं कहते, 30-40% बच्चे ये भी कह देते हैं कि हमको तो यहाँ करना है। और मैं तो सबसे अच्छी बात मान रहा हूँ आज की डेट में, मैं पिछले 40 साल से ये देखता आया ज्योतिष को, और आज से 15 साल पहले जो स्थिति मैंने देखी और जो आज देख रहा हूँ इसमें जमीन आसमान का अंतर। 15 साल पहले 10 साल पहले अगर किसी लड़के लड़की ने घर में ये बात कह दी तो घर में तनाव उत्पन्न हो जाता था, खाना छोड़ देते थे, इस अलग प्रकार के माहौल बन जाता था। और यहाँ तक कि हमारे पास भी आते थे कि पंडित जी कोई भी उपाय करो, कोई भी शांति करो, ये काम नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि पंडित जी अब कुंडली नहीं मिल रही है तो वो आप मिलाओ देखो, और जब बच्चा बच्ची पसंद है तो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो देख लो कितने परसेंट मिल रही है। और अगर किसी कारण कोई दोष है, पूजा है, शांति है, मंगलनाथ की शांति, जो भी कुछ कराना हो आप करा दो, लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें और वो दोनों जहाँ शादी करना चाहते हैं वहां उनका हो। तो मैंने पिछले 15 साल बाद और 15 साल पहले जो देखा था वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दाम्पत्य की प्रस्तावना में ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि जो प्रेम विवाह के कारण हमारा ज्योतिष 15 साल पहले कुछ और था, 15 साल बाद कुछ और है, अब ज्योतिष क्या करेगा, सिद्धांत तो हमारे वही है, सूत्र तो हमारे वही है। तो आज के समय में विवाह योग युवक युवतियों को ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहां यह तय नहीं कर पाते हम कि विवाह करें कि नहीं करें, क्योंकि एक और समस्या उत्पन्न हुई है। कई बार तो आज जो वर्तमान स्थिति देखने को मिल रही है उसमें तो ये तक देखने को मिल रहा है विवाह करें या नहीं करें। कोई अपने कैरियर के प्रति सजग है, कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी लड़का या लड़की है, किसी का बौद्धिक स्तर बहुत बढ़ गया है, और तो और जहां तक अपने बारे में स्वयं निर्णय लेते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, माँ बाप का फैसला उनको मंजूर नहीं है। और यही कारण है कि निरंतर डाइवोर्स की संख्या भी बढ़ रही है। अगर आप ज्योतिष में घुसे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं, तो जितने वालों आपके पास कितनी पत्रिकाएं मिलने आती होंगी, क्योंकि अभी तो आप लोग सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम साल में 100 पत्रिकाएं मिलाते हैं और 20 विवाह होते हैं, तो उनमें से 20 में से 2 विवाह में ऐसी खबर आती है कि तीसरे दिन ही लड़का लड़की आपस में अलग हो गए। तीसरे दिन। ये देख करके सुन करके बड़ा कष्ट होता है। तो ये जो निरंतर बढ़ रहा है पैमाना, शादी की अवस्था बढ़ रही है, मुझे अभी करियर बनाने दो। 91 की लड़की है, अब 91 से अभी कौन सा चल रहा है, 23, तो समझ लीजिए 32 साल। 89 का लड़का लड़की है, 34 साल, यहाँ तक कि 87 के भी मेरे पास है। 32, 33, 34, 35, 36 साल के लड़के लड़की हो गए हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। कारण कभी लड़के को लड़की समझ में नहीं आती, कभी लड़की को लड़का समझ में नहीं आता। लड़का बढ़िया आईटी में इंजीनियर है और कभी उसकी कुंडली मिल जाती है तो घर वालों से कहता है कि ये लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि एक बार उसको पसंद आ गया, डाटा वगैरह सब कुछ,
और घर वालों ने कहा लड़की तो ये कुंडली नहीं मिल रही, तो अब तो वो ये कहता है पहले तुम कुंडली मिलवा। और जब वो कुंडली मिलवा लेते हैं तो कहता है, जब देखता है उसे समझ में नहीं आती तो कहता है नहीं ये मुझे समझ में गया। फिर कहेगा मुझे इससे बात करूंगा। फिर बात करता है तो 2-3 बार बात करने के बाद कहता है कि अरे वो तो उससे अंदर तो ईगो बहुत है, वो तो ऐसा बोलती है, वो ध्यान से बोलती नहीं है। ये किस्सा 1 साल से मेरे पास 1-2 लोगों का चल रहा है। बोले पंडित जी क्या करें, सारी शांति कर ली। तो मूल कारण क्या हुआ? आधुनिकता की दौड़। इस आधुनिकता की दौड़ में विवाह करे या ना करे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो समाज में महिला पुरुष, विशेष करके महिला सशक्तिकरण या कहें कि बढ़ती आत्मनिर्भरता दाम्पत्य में विच्छेद का बहुत बड़ा कारण हो गया। इस आत्मनिर्भरता ने बढ़ाया है पुरुष प्रधान समाज के पुरुषों का अहम, लेकिन फिर भी तलाक के सिलसिले, डाइवोर्स देखने को मिल रहे हैं, बार बार देखने को मिल रहे हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर किसी लड़की वाले की गलती होगी या लड़के की गलती होगी। कभी लड़के की तरफ से है, कभी लड़की की तरफ से है, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसे कौन से कारण होते हैं जो एक हंसते खेलते परिवार पर दाम्पत्य में विच्छेद उत्पन्न कर देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं? क्या कारण हो सकते हैं? वैसे तो स्त्री या पुरुष का हमें किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है अहम, और दूसरा कारण है सहनशीलता की कमी। लड़का कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, लड़की कहती है मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा 10 लाख का पैकेज है। लड़का कहता है, लड़की कहती है मेरा भी 12 लाख का पैकेज है, मैं चाय क्यों बनाऊं, मैं खाना क्यों बनाऊं। अभी ये किस्सा था उस पर टीवी, उस पर अखबार में देखने को मिला। चाय पीने के चक्कर में लड़के ने कह दी भाई तुम चाय बना दो, लड़की ने मना कर दिया, लड़के ने उठा करके अपना लैपटॉप पढ़ दिया। फिर लड़के को गुस्सा, मतलब लड़की को गुस्सा आ गया, उसने दूसरा अपना लैपटॉप पढ़ दिया। दोनों के बीच लड़ाई हो गई, ग्वालियर के कोर्ट में केस चला और डाइवोर्स हो। सहनशीलता की कमी, ना समझी। तो आधुनिक जीवन की जो आधी दौड़ में सबसे ज्यादा अगर कुछ मायने रखता है तो वह केवल हो गया है पैसा। पढ़ी लिखी लड़की, अब पढ़ी लिखी लड़की तो आ रही, लेकिन वो परिवार में जल्दी शामिल ही नहीं हो पाती, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां पहले घर में रहती थी, माता पिता बच्चों के साथ परिवार के साथ रहती थी, तो परिवार के सारे माहौल कार्य सबको जानती थी। अब कहाँ रहती है? अब हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल में रहती है तो उनको हॉस्टल वाली जिंदगी चाहिए। कई जगह तो ऐसा है कि उनको भोजन पकाना भी नहीं आता। हाँ, ऐसे भी मेरे पास आए अभी कहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़की वाला पूछता है लड़के वाले से आपके यहाँ नौकर चाकर लगे कि नहीं। क्यों? देखो हमारी बेटी रोटी नहीं बनाएगी, हमारी बेटी कपड़े नहीं धोएगी। तो उन्होंने कहा कभी कभार नौकर चाकर नहीं आएंगे तब तो करेगी। बोले नहीं नहीं वो नहीं करेगी। खाना फिर? बोले खाना होटल से मंगा लो। बोले साहब ऐसे ऐसे रिश्ते आ रहे हैं, तो ये क्या है? हम ये नहीं कह रहे कि केवल लड़की का ही एक पक्ष है कि उसको भोजन बनाना है, उसको कपड़े धोना है, लड़के को भी करना है, ऐसा नहीं है, दोनों को करना चाहिए। लेकिन दोनों यदि ये इस प्रकार के ईगो पे अड़ जाएंगे कि हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, तो ये कोरोना में जो स्थिति आई थी सबको अपना करना पड़ा। कोरोना में तो घर में नौकर चाकर भी आना बंद कर दिए। ये सब दाम्पत्य में विच्छेद के कारण बन जाते हैं। और जब दाम्पत्य में विच्छेद होता है तो दोनों अलग अलग रहते हैं, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? बच्चों पर। बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। तो कई छोटे छोटे मामलों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होना,
कि एडजस्टमेंट नहीं होना, लड़के का लड़की को छोड़ने देने की धमकी दे देना या लड़की का लड़के को छोड़ने की धमकी देना, ये जो तनावपूर्ण स्थिति है, जब इसको बच्चे भी देखते हैं तो उनके ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो आजकल जरा सी अनबन न हुई कि लोग अहम में टकरा देते। तो अहम और सहनशीलता, हमारा मानना है कि सहनशीलता की कमी बहुत बड़ा कारण है। और शिक्षा है, अच्छी बात है, शिक्षा होना अच्छी बात है, आत्मनिर्भरता हो रही है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन संस्कारों की कमी जो आ रही है लड़के लड़की दोनों में, ये अच्छी बात है। ये संस्कार कौन देगा? संस्कार देंगे माता पिता, परिवार वाले। तो वो क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि वो इसलिए नहीं दे पा रहे कि आज की जो रहन सहन, वातावरण, शिक्षा पद्धति जो बदल गई है, उसके कारण माता पिता से बच्चे दूर हैं। तब वो गीता की बात याद आती है कि यदि आचरंती श्रेष्ठा तत्तदनुवर्तन्ति जरा, जैसा उनसे ऊपर वाले लोग आचरण करते हैं वैसा वो लोग देखते हैं। उनके सीनियर्स कैसे रह रहे हैं, वहां रह रहे हैं, तो वहां पे वही देख रहे हैं ना। तो ये जो असंतुलन की स्थिति है, ये खराब स्थिति। अब विवाह बच्चे विच्छेद के बढ़ते हुए जो कारण है, उनको एक एक करके हम अगर समझने की कोशिश करें और फिर उसे कुंडलियों से, ग्रहों से जोड़ें। जैसे एक दूसरे में सामंजस्य की कमी, इन सब जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, इनको आप कहाँ ढूंढ सकते हो? सबसे पहले आप अष्टकूट में ढूंढ सकते हो। अष्टकूट मिलान, उसमें ग्रह मैत्री है, वर्ण है, वस्य है, तारा है, योनि है, गण मैत्री है, मकुट है, नाड़ी है। ये 8 हमारे वो दिए हैं। वो उनकी वैचारिक और मानसिक और शारीरिक क्षमता के विषय में ही दिए। तो सामंजस्य की कमी। नंबर 2, बढ़ती असहनशीलता। नंबर 3, दोनों के बीच में अहम का टकराव, मैं श्रेष्ठ हूं। नंबर 4, सुनने, समझने और सहने की क्षमता को खो देना। अब पुराने लोगों को देखें, अगर पत्नी कह रही है तो पति चुप रहेगा, सुनेगा। और पति कह रहा है तो पत्नी चुप रहेगी, जवाब दे रहा है, बाद में जब शांत मन होगा तब दे। लेकिन आजकल तुरंत जवाब मिलेगा। नंबर 5, झुकने को तैयार ना होना। भाई ठीक है, अब दोनों के बीच कोई बात हो गई तो एक जरा झुक जाओ, तो दोनों ही झुकने को तैयार नहीं। नंबर 6, आधुनिक जीवन शैली। जो आज की जीवन शैली जो हो गई है, ये सबसे बड़ा कारण है। और दाम्पत्य विच्छेद का कारण, पैसे कमाने की आधुनिक दौड़। पैसा कमाना, पति भी नौकरी में जा रहा है, पत्नी भी नौकरी में जा रही है, घर पे ताला लगा है, नौकरों के भरोसे घर चल रहा है, नौकरों के भरोसे बच्चे पल रहे हैं। अब बच्चों ने कभी देखा ही नहीं माता पिता का प्यार, तो कैसे वो दाम्पत्य को समझेंगे? विचारों का तालमेल न होना, और तो और शिक्षा और संस्कार ठीक से न मिल पाना, क्योंकि संस्कार घर से मिलेंगे। नवा पॉइंट, एक और पॉइंट, एक दूसरे से ज्यादा अपेक्षा करना। और अपेक्षा दुख का कारण है।
अपेक्षा दुख का कारण है, एक दूसरे से ज्यादा अपेक्षा करना कि नहीं, समझौता न करना, पश्चिम सभ्यता के प्रभाव में आ जाना। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कन्या पक्ष के माता पिता परिवार वाले कन्या के ससुराल में ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, पूछते हैं कैसी हो, क्या हो रहा है, अच्छा उन्होंने ऐसा किया, तुमने भी ऐसा क्यों नहीं कहा, क्या जरूरत है। अब उसे खुद अपना भला बुरा सोचने दो। जब बहुत अति होती है तब जाना चाहिए, बात बात के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यदि पति पत्नी में से कोई भी थोड़ा सा समझौता कर ले, तो आज इतनी बड़ी संख्या में जो विवाह विच्छेद के मामले सामने में आते हैं वो नहीं आए। दोनों की बीच में समझदारी से विवाह की गाड़ी सही चलेगी, और अगर दोनों में से एक भी समझदारी से काम नहीं लेगा तो वैवाहिक समस्या निश्चित आएगी। अब मैंने दाम्पत्य के ऊपर विवाह विच्छेद के संबंध में एक प्रस्तावना आपको, ये कारण आपको नोट कराया। अब इसमें अभी तक क्या करा मैंने, सामाजिक कारण बताया, आधुनिक कारण बताया। आपको इसमें दूसरा कारण डालना है, ज्योतिषीय कारण। ज्योतिषीय कारण व्यक्ति के मनोविचार कहां से देखोगे कि उसकी सोच कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, लग्न से। लग्न सौम्य होगी, लग्न पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि होगी, लग्न का नक्षत्र लॉर्ड यदि सौम्य होगा, D9 नवांश का भी यदि सौम्य होगा, कहते हैं ना भावेश भाव को देखे, भाव को शुभ ग्रह देखे, तो विचार कहां से उत्पन्न होते हैं, खोपड़ी से, सिर से। और सिर क्या है, लग्न। तो सबसे पहले लग्न पर प्रकाश डालो, लग्न पर विचार डालो कि उसका, तो वह लग्न के बारे में लिखो कि लग्न कैसा है, सौम्य लग्न हो, लग्न शुभ हो। उसमें दिए है पॉइंट, आप जब जातक पारिजात वगैरह पढ़ रहे हैं उसमें देखिए। विवाह विच्छेद के कारण में लग्न को लगाइए, फिर सप्तम को भी देखिए, लग्न और सप्तम तत्व आधारित भी होता है, तत्वों के बीच झगड़ा भी होता है। दो तत्व ऐसे होते हैं जो आपस में तालमेल खाते हैं, और दो तत्व ऐसे होते हैं जो आपस में तालमेल नहीं खाते। मेष लग्न वालों का दाम्पत्य कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, और तुला लग्न वालों का भी गड़बड़ होता है। क्यों? वो अग्नि है, और वो तुला क्या है, वायु है कि नहीं। मकर और कर्क को, कर्क और मकर को देख लेना, दाम्पत्य। पृथ्वी और जल, जल और पृथ्वी का जब भी संयोग होता है ऊपरी तौर पे वायरस उत्पन्न हो जाता है, कीट पतंग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। मकर मंदभाग्य, मकर लग्न वाले का विवाह या तो देर से हो रहा है या हो नहीं रहा है, और हो गया है उसमें कोई ना कोई कटुता आ रही। शनि चंद्र भी है वो आपस में। कर्क लग्न की कुंडली वालों को उठा लो, उनका सप्तम भाव, उनका दाम्पत्य पीड़ित है कोई कर्क लग्न वाला आप में से? जी गुरु जी है। जय लक्ष्मी।
अच्छा अच्छा, जी गुरु जी। चलिए आपके ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन प्रस्तावना में ये बात आती है। वो क्यों नहीं हो रहा उसके ऊपर देखेंगे, जो मैंने पहली बात बताई, भाव की वो शून्यता। होता है गुरु जी, बैलेंस करके चलते हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं, हो रहा है होता हो है। रहा है, होता है, कभी कभी होता है। हाँ, और दूसरी बात भाव की सौम्यता, जैसे भाव को शुभ ग्रह देख रहे हैं, भावेश भाव को देख रहा है, ये चीज भी वहां पर निर्भर करेगी, है ना। तो बहुत बहुत प्रकार की ऐसी कुंडलियां हैं। मिथुन लग्न को उठाओ, हालांकि हर एक लग्न का एक अपोजिट जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन किसी किसी का बहुत ज्यादा गड़बड़। तो भैया कौन सी लग्न है जो सही होगी? तो लग्न अपनी जगह है, लेकिन अगर उसका शुक्र अच्छा है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा हो। विवाह से पहले विवाह के लिए लड़की का गुरु और लड़के का मंगल जो विवाह कराने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। अगर वो निगेटिव है तो विवाह होने में बहुत दिक्कत, लेकिन विवाह होने के बाद शुक्र का पॉजिटिव होना ये बात निश्चित करेगा कि दोनों कितने ज्यादा कपल्स के रूप में रह सकते हैं, अच्छे रूप में रह सकते हैं। शुक्र यदि अच्छा है तो उनका तारतम्य बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस चीज को भी आप वहां पर रख सकते हो। अगर शुक्र पीड़ित है, शुक्र सूर्य के साथ है, शुक्र मंगल के साथ है, जहां विवाह विच्छेद की स्थिति आ रही है वो और ज्यादा आ जाएगी। ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो, अब अगर वहां पर ये सामाजिक कारण थोड़े से भी घटेंगे तो नहीं होगा। जैसे संस्कार वाली बात आ जाए, जैसे पारिवारिक विचार अच्छे आ जाए, दोनों के बीच धार्मिक विचार हो, दोनों सनातन को मानते हो, दोनों के हमारा गाना गाने लगे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, और एक वो तो तुम शुक्र कैसी भी। मंगल गुरु जी अगर द्वि द्वादश हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र 12वें में अच्छा है, लेकिन मंगल 12वें में शुक्र के काम को खराब करना है, शुक्र को गड़बड़ करना है। नहीं नहीं गुरु जी, 12वें में नहीं, शुक्र मंगल में द्वि द्वादश। अच्छा, शुक्र मंगल में 2-12 का संबंध, वो उतना हाँ, दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। वो मंगल शुक्र से दूर है, लेकिन वो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर पास में होगा तो देखना पड़ेगा। और अगर गुरु जी शनि सप्तम भाव, सप्तम मेष एंड शुक्र तीनों को देखता हो तो? शनि, हाँ तो हाँ उदासीनता लाएगा नहीं, तब भी वो देखिए शनि विवाह को बिगाड़ता नहीं है, शनि विवाह में उदासीनता लाता है। तुम अपने आराम से रहो, मैं अपने आराम से हूँ, वैराग्य को उसको पसंद है। और वो ये नहीं कहता कि तुम मुझे छोड़ दो या मैं तुम्हें छोड़ दूं, ऐसा नहीं करता शनि। उदासीन प्रवृत्ति है शनि की। एक तो दाम्पत्य को होता है कि रोमांस करना, है ना, प्रसन्न होकर के रहना, हंसना गाना, कपल लाइफ जीना। लेकिन शनि क्या है, शनि को श्रृंगार पसंद ही नहीं है, शनि को श्रृंगार पसंद नहीं है। तो शुक्र तो श्रृंगार करता है, लेकिन शनि वहां पर कहता है ठीक है तुम्हें सजना सज लो, मैं तो जैसा हूं ठीक हूं, कहाँ चल रहा है मुझे बता देना। ऐसा देखते हैं क्या, कहीं महसूस होता है क्या किसी की कुंडली में? जयलक्ष्मी जी, आपने उसको कहा जिसकी कुंडली का, उसमें ऐसा महसूस होता है क्या? शादी नहीं हुई गुरु जी, लेकिन पत्रिका में है कि शादी के लिए इंटरेस्ट नहीं है, और शादी होगा कि नहीं वो भी मैं निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रही हूँ। एक पत्रिका थी। एज कितनी है? 33 की 34, लड़का। हो सकती है शादी, कोई बड़ी बात नहीं, कुंडली आप डाल देना, इस पे सब लोग देख लेंगे। क्योंकि अगर अगर शनि का प्रभाव है तो शनि डिले मैरिज दिखाता है, 36वें वर्ष में भी विवाह हो सकता है। तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 32 से 36 चली जाएगी।
ठीक है ना, डिले मैरिज में जाएगी वो, लेकिन शादी नहीं होगी ऐसा नहीं होगी। देखिए अगर हम सप्तम भाव का दिशा के अनुसार किसी को कारक मानते हैं तो वो शनि, वो पश्चिम दिशा का कारक है, और शुक्र भी सप्तम का कारक है वैवाहिक दृष्टि से। अगर आप नैसर्गिक कारक की बात करते हैं तो वह शनि अपना रोल निभाता है सप्तम में, और अगर वो रोल निभाता है तो ये कहा गया है कि शनि विलंब से कोई कार्य कराता है, लेकिन वो कार्य जो होता है वो दीर्घ काल पर्यंत होता है, मतलब लंबा चलने वाला होता है। विवाह जरूर होगा लेकिन फिर वो अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा। देर से होगा, एक कहावत में लग जाएगी, देर आए दुरुस्त आए, है ना। ठीक है, आपने जो डेट डाल दी है 6/9/89 1335, तो हम लोग इसको चंडीगढ़ है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। चंडीगढ़। हाँ, है ना, देख लेंगे। और सब लोग नोट कर लो इस कुंडली को, देखना कि इसमें वैवाहिक स्थिति जो अपने विवाह के पॉइंट है उनके अनुसार वो विवाह की स्थिति बन रही है कि नहीं, है ना। लग्न क्या है इसका? वृश्चिक लग्न है गुरुजी। वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न आ गई तो इसका वृश्चिक लग्न इसका इसका सब। अभी तुरंत फोटो खींच के भेजती हूँ ग्रुप में, उसका पत्रिका जो आई है हाँ हाँ, वो, वो बना भी जैसे लेंगे, आपके साथ। सब लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, बना लेंगे, ठीक है ना। तो इस पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में विवाह 32 से 40 उम्र तक हो रहे हैं। बहुत कम है बच्चे जिनकी शादी 27 28 26 पे 30 पे हो रही है। बहुत सारे बच्चों की शादी 30 से ऊपर ही हो रही है, और कारण है वही आधुनिकता, वही कारण है। वो देखेंगे, इसमें भी देख लेंगे। गुरुजी मेरे को थोड़ा हाँ, पूछना था, ये जैसे आप बोलिए। शुक्र कह रहे हैं आप कि शुक्र ठीक होगा तो वैवाहिक सुख होगा। गुरुजी अगर लगन लग्नेश सप्तम सप्तमेश पीड़ित हो तो और शुक्र ठीक हो, फिर हम क्या समझे? देखिए लग्न लग्न सप्तम सप्तम पीड़ित है तो विवाह होने में दिक्कत हो सकती है, विवाह होने के बाद नहीं होगी अच्छा जी। भाई। अगर शुक्र अच्छा है तो मैंने कहा ना, शुक्र अच्छा होगा तो कपल लाइफ अच्छी हो जाएगी बात वाली। लेकिन वो लग्न लग्न पीड़ित है या सप्तम सप्तम पीड़ित है तो सब उसको पहले बात तो जोड़ा मिलेगा ही नहीं ना। अगर वो मिल गया तो अच्छा चलेगा, उसमें कोई संशय नहीं है, अच्छा जी चलेगा। हाँ, मैंने तो मैंने किसी किसी के हमने देखा है कि विवाह विलंब से होता है, शादी आसानी से नहीं होती, क्योंकि सप्तम भाव कहीं शनि से पीड़ित है, कहीं मंगल से पीड़ित है। लेकिन शादी के बाद वो कहते हैं कि अरे तुम तो बिल्कुल, तुम्हारी तो चेहरे पे तेज ही अलग हो गया, तुम्हारा तो जीवन ही अलग हो गया। और देखा गया है, ऐसे ऐसे कई लोग देखे गए कि वो साइकिल पे चलते थे, आज जो है अच्छी वाली 50-50 लाख की कारों में चल शादी के बाद। कहीं ना कहीं उनका शुक्र जो है इतना ज्यादा लग्जरी हो गया, शुक्र प्रसन्न हो गया। लेकिन शुक्र तक पहुंचने में जो बाधा है वो सप्तमेश लगने से है, वो वहां से मिले तब जाकर के वो दूर हो। जी गुरुजी एक चीज और, आजकल ना लिविंग का बड़ा चला हुआ है, ये भी विवाह में विलंब का बहुत बड़ा कारण है और विवाह कारक विलंब है। का कारण है, विच्छेद का कारण है। जो अभी मैं हाँ इतना जी। बड़ा जो आपको प्रस्तावना दे रहा था, तो मैंने जी यही कह रहा हूँ कि हम जो अपने दाम्पत्य जीवन और ज्योतिष पर एक जो प्रस्तावना लिख रहे हैं और उससे संबंधित जो अपना एक लघु शोध बना रहे हैं, उसमें ये हमें पॉइंट्स डालने पड़ेंगे कि आज हमारा ज्योतिष के जो तर्क है, ज्योतिष के जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, वो इससे परे होते जा रहे हैं। और इसीलिए हमें देश काल पात्र में उन सिद्धांतों को बदल के लाना है। बदल के लाना मतलब वो ज्योतिषीय कारण लगाते हुए हमें आधुनिक कारण भी लगाना है कि लड़के लड़की का जो रहन सहन है, वो माहौल है, वो क्या है, और लिव इन रिलेशनशिप चालू क्यों हुई? आधुनिकता के कारण, हाँ जी क्योंकि वो गुरुजी। काम। हाँ जी गुरुजी बोलिए। सॉरी, मैं कह रहा था कि इसमें कॉम्बिनेशन हम कहाँ से ढूंढे लिव इन रिलेशन के, मतलब। कॉम्बिनेशन नहीं घूमेंगे, हमको ये ढूंढना है कि जो इसमें अनैतिक चरित्र के जितने रूल दिए हैं वो जी। सब इसमें लग जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, उसमें कुछ आपको चरित्रहीनता या कहोगे इस प्रकार के कुछ रूल हैं, आप ढूंढना वो वाले सूत्र हैं, वही मिलेंगे। क्योंकि देखिए जो जो अपनी हद को पार कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं समाज से डरता नहीं है, वो सनातन से डरता नहीं है, वो उसके संस्कार इस प्रकार के पड़ चुके हैं कि वो
चरित्रहीनता वाले उन सभी विषयों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। जी जी। और इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके इस प्रकार के ग्रह है, शुक्र चंद्र है, शुक्र मंगल है, शुक्र राहु है, यानी शुक्र के साथ ऐसे ग्रहों का संबंध होना या सप्तम भाव का इस प्रकार के ग्रहों के साथ कर्तरी वगैरह आदि बहुत सारे उसमें रूल्स दिए हैं। आप जब ढूंढोगे उन्हें तो मिल जाएंगे, उनको लगाइएगा, वो लगेंगे उनमें। गुरु जी, ऐसे मतलब ये भी मैं मान सकता हूँ कि एक से अधिक विवाह जैसे 3, 7, 11 का भी इसमें एक से अधिक विवाह तो है, ठीक है, एक से अधिक विवाह बिल्कुल लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, है ना जी। 3, 5, 7, 11 ये भी इसमें भाव आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप है ये, हालांकि ये बात वो नहीं थी जो कही गई, लेकिन ऐसा हुआ है, हमारे वेदों में ऐसा हुआ है। और जब पूर्व काल में कभी ऐसा हुआ होता है तब ही पुनरावृत्ति भी होती है। जैसे उन्होंने कहा कि वो ऐसा बच्चा जो दूसरे के घर में रख दिया जाए, संकर्षण, तो हाँ बलराम का हुआ था, उनको वहां से वहां स्थापित कर दिया। आज की डेट में हो रहा है, सैरोगेट मर्डर यहाँ हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। नचिकेता की कथा आती है, उसमें जो रानी है उसका विवाह से पूर्व किसी ऋषि से मिलना, उसके साथ संतान उत्पन्न हो जाना और पुनः उसका अपने महल में पहुंच जाना और फिर से उसकी शादी हो जाना। वो बात ठीक है कि वो पहले किसी को बताया नहीं उसने, और उसने अपने बच्चे को ऐसी स्थिति में जब आश्रम में रही तो उसने अपने बच्चे को उसमें एक डलिया में रख के और जल में प्रवाह कर दिया, तो दूसरे नदी के उस तरफ दूसरे आश्रम था, उन लोगों को वो बच्चा मिला और उन्होंने उसे पाला। हालांकि बाद में जाके उसको पूरा पता चला कि ये तो मेरा ही बेटा है। हम कुंती के पुत्रों की बात कर लें, कर्ण की, लेकिन ये देव कथा है, हम इसको लिव इन रिलेशन से नहीं जोड़ सकते। लेकिन फिर भी विवाह पूर्व संतति या विवाह पूर्व प्रसंग, क्योंकि वो बात अलग है कि शास्त्र ये कहते हैं कि वह मर्यादा भंग नहीं हुई, वहां तो देव प्रकाश के द्वारा संतान उत्पन्न हो गई। लेकिन जो विज्ञान कहता है, जो विज्ञान का लॉजिक कहता है, वो कहीं ना कहीं तो घटा होगा। उसकी गहराई में हम जाएंगे, वेदों में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ प्रसंग ऐसे हैं। तो हम पुराणों को पढ़े तो पुराणों में हमको कहीं ना कहीं लिव इन की बात मिल जाएगी। हालांकि उसका लिखने का, उसका कहने का तरीका कुछ और रहा होगा उस समय के काल के हिसाब से, और आज वर्तमान काल में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, क्योंकि आज की डेट में कोई भी अपना घर बनाने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो घर बनाता है तो वो जानता है कि अरे ये स्थिति होती है कि विवाह होता है और विवाह के बाद 4-6 दिन बाद लड़की सारा सामान लेके फुर्र हो जाती, ऐसे किस्से हैं। जी जी। अब वो कहता भैया इससे तो अच्छा मैं शादी नहीं करता। सर लुटेरी दुल्हन, लुटेरी दुल्हन लुटेरी दुल्हन, हाँ, वो तो अभी बीच में अखबार में कितनी न्यूज आई थी। जी सर, जी सर। हाँ, तो ये सामाजिक परिवेश का बदलना बहुत बड़ा कारण है। पहले हम समाज में थे, एक दूसरे को जानते थे, और इसमें आप उसको भी जोड़ दीजिए। ये क्या होता है, मेट्रो क्या बोलते हैं इसको, मेट्रोपोली, वो शादी विवाह संबंध कराने वालों को क्या बोलते हैं, मैट्रिमोनियल, मैरिज ब्यूरो। हाँ, मैरिज ब्यूरो, मेट्रोपोली जो भी है उसका नाम भी जोड़ दीजिए, प्रस्तावना में उसको भी रख दीजिए। ये भी बहुत बड़ा कारण है, हम जानते ही नहीं एक दूसरे को। हाँ गुरुजी, मैं ये बताना चाह रही थी गुरुजी, जैसे आपने शुरू में हमको बताया कानून, गुरुजी कानून में अभी ये भी मान्यता है, कई जगह ऐसे भी केसेस देखे हैं, जैसे मान लो उनका डिवोर्स चल रहा है और मान लीजिए सपोज किसी के हस्बैंड का या वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो कहते हैं कि वो उसकी तो कानून मान्यता दे रहा है कि अगर शादी के विवाहेतर, तो कानून भी आज बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। कानून बहुत बड़ी समस्या कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरे उन्होंने ऐसा हुआ, परमिशन दे दी।
परमिशन दे रखी है कि कोई ये अपराध नहीं है, वो कह रहे हैं कोई अपराध नहीं है। अब बताइए क्या करें फिर इस। तो वो सनातन को नष्ट कर रहे हैं ना, वो सनातन को नष्ट कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल कैसे सर, आप बिल्कुल। अपने ज्योतिष को, तो यहाँ पर ज्योतिष में हमें ये देखना पड़ेगा कि युग का प्रभाव होने से राहु केतु बली हो चुके हैं। सब जितने भी पापी ग्रह हैं वो बली हो चुके हैं, उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो शुभ ग्रह हैं वो और ज्यादा शुभ होकर के शांत हो गए। तो जो पापी ग्रह जिसके स्ट्रॉन्ग होंगे वो बलवान होगा और वो दाम्पत्य के सुख को भोगेगा, चाहे वो लिव इन में भोगे और चाहे वो अन्य प्रकार से। लेकिन जिनके शुभ ग्रह बली हो रहे होंगे उनको विवाह सुख बस केवल लिखा, उसके पट्टी लगी होगी उसके उस पर कि ये विवाहित है बस। लेकिन विवाह सुख उसके होगा ये जीवन पे कह नहीं सकते, क्योंकि उसके शुभ ग्रह बली। ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको ये बोला है कि देखिए लघु शोध हम लघु शोध पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे 2 महीने से ज्यादा निकल चुके हैं और दिसंबर तक आप सभी को लघु शोध बना करके देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका विशारद कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और अब लघु शोध कैसा होता है, क्या होता है, इसकी डिजाइन आप कर सकते हो। अगर आपको डिजाइन में कोई समस्या आ रही है तो मैं कोई पुरानी डिजाइन का एक छोटा मोटा फॉर्मेट मेरे पास होगा तो दे दूंगा, है कि भाई सबसे ऊपर उसका नाम लिखिए, संस्था का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, दूसरे नंबर पे आप किस विषय में कर रहे हैं वो लिखिए, तीसरे में प्रस्तावना लिखिए, फिर उद्देश्य लिखिए, फिर आधुनिक कारण और वर्तमान कारण और वेदों का इतिहास, ये सारी चीजें लिखते हुए फिर आपका जो पॉइंट्स है, किन किन बिंदुओं पर आप काम करने वाले हैं उन्हें लिखिए। और कम से कम उनके अंदर 20-20 कुंडलियां लगाइए जिनको समझाइए कि इसके अंदर इस प्रकार की घटना हुई और जो हमने अभी तक इतने पॉइंट्स बताए हैं उनमें इन कारणों से ये हुई। वैदिक कारण, आधुनिक कारण, ज्योतिषीय कारण, किन कारणों से ये घटना हमको देखने को मिली, तब आपका लघु शोध पूरा माना जाएगा, तब आपका विशारद माना जाएगा। और अगर आप अच्छे से विशारद का लघु शोध जमा कर पाएंगे तो हम आपको भूषण के लिए अप्लाई करा पाएंगे, क्योंकि अगला कोर्स हमारा ज्योतिष भूषण है और ज्योतिष भूषण में 1000 कुंडलियों का संग्रह करना होता है। आज अगर हम 20-50 कुंडलियों का संग्रह नहीं कर पा रहे, अगर हम उसमें 20-50 कुंडलियां नहीं लगा पा रहे तो फिर हम 1000 कुंडलियों का ज्योतिष भूषण कैसे कर पाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि, और पहले दिन नहीं बता दिया था जिस दिन क्लास चालू हुई थी, मैंने कहा हम गाइडेंस देंगे, हम गाइड करेंगे, आपको बताएंगे। और आपको कुछ पूछना है तो आप और पूछ लो कि भाई इस चीज को हम कैसे करें, कहाँ से लाएं, कहाँ ढूंढे। लेकिन आपको कि हम हाथ पकड़ के लिखवाएंगे ये नहीं हो सकता। हम आपको कुंडलियां देंगे वो भी नहीं हो सकता। हम आपको बता रहे हैं सूत्र ये है, इस प्रकार से है, इन पुस्तकों में आप उन्हें अपने हिसाब से प्रस्तावना लिखिए, अपने हिसाब से सूत्र लिखिए और अपने हिसाब से उन कुंडलियों, हाँ जब आप विवेचित करके जब फाइनल प्रिंट कराते हैं उससे पहले एक बार दिखाइए, 2 बार दिखाइए, करेक्शन है तो हम उससे करेंगे। आज की क्लास में विराम देते हैं। मैं चाहूंगा कि अगले हफ्ते तक मुझे आप सब लोगों का कुछ काम जरूर देखने को मिले जिससे कि हम दिसंबर में अपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर पाए, सभी लोग आशा करते हैं। जी जी गुरुजी, वैसे तो हाँ आप व्यस्त रहते हैं तो आपको परेशान करना जरूरी नहीं समझते। आपसे आदर है कि थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए इस पत्रिका में कि उसका विवाह कब होने का संभावना है। हाँ, उसे हम कल देख के बताएंगे, आप बताएंगे, जी गुरुजी। है ना। बाकी इस विषय पर आपको गाइडलाइन चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, शुक्ला सर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, वो भी हमारे संघ के फैकल्टी है और इस विषय पे बहुत उनका काम है। जहां भी आपको गाइडलाइन चाहिए शुक्ला सर से ले लीजिए, मुझसे ले लीजिए, प्रेमबंधु शुक्ला जी। तो किशोर सर चतुर्वेदी जी है, उन्हें भी आप जानते हैं, उनसे भी आप कुछ बातें पूछ सकते हो अगर आपको लगता है कि सर आपको ये हमने ये पत्रिकाएं मिलाई है या गुण इकट्ठे किए, सूत्र इकट्ठे किए, आपको लग रहा है कि वैसे मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, किसी कारण नहीं हूँ तो शुक्ला सर से बात कर लीजिए। लेकिन आप 2 महीने में ये सब बनाइए, प्रोजेक्ट शामिल करिए, इससे आपको भी लगे कि आपने कुछ लिखा, आपने कुछ बनाया और आप कुछ कर पाए। ठीक है ना। अब वो समय नहीं है कि आपको परीक्षा देकर के परीक्षा पास करनी, अब कुछ करने का समय आ गया। चलिए सर्वे भवन्तु करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति के गुरु। जय जय गणपति। गणपति की गुरुजी। जय गणपति। जय गणपति। रूपाली जी। जी सर, जी सर।
इसका संक्षिप्त विवरण डाल दीजिएगा जिससे लोग अपना काम कर सके आगे के लिए। ये जो जयलक्ष्मी जी ने बताई है डिटेल वो भी, और आज हमने क्या मार्गदर्शन दिया है उसका। हाँ जी सर, डाल दूंगी सर, मैंने नोट ठीक है। किया है सारा। हाँ जी हाँ, सर। उसमें से संक्षिप्त लिख के डाल दीजिए जिससे कि लोग तैयारी कर सके, क्योंकि काफी लोग आए नहीं है, है ना। जी सर, हाँ जी सर, जी ठीक है। सर। जय गणपति। जय गणपति गुरु जी।